लिगेंड, उस लिगेंड का सिंबल पहले लिखा जाएगा जिसका प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं कहूँ OH माइनस, मैं कहूँ H2O, तो पहले कौन, सॉरी OH माइनस कहूँ मैं या SH माइनस कहूँ, ठीक है? तो O पहले आता है या S पहले आता है? O पहले आता है, तो आप O को लिखोगे, OH को लिखोगे, देन SH को लिखोगे, ठीक है? ऐसा ही ये वाला रूल ही आप पॉजिटिव के लिए और ये वाला रूल ही आप न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल लिगेंड के लिए अप्लाई करोगे। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर। नेक्स्ट देखो, मेटल का नाम सूत्र के अनुसार ही लिखा जाता है, या मेटल का सिंबल सूत्र के अनुसार ही लिखा जाता है, पहली बात, ठीक है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सूत्र में लिखी संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, ठीक है? उसकी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे पता लगाएंगे? जो अपने को फॉर्मूला में लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसका सिंबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जैसे अपने को दिया हुआ हो, ठीक है? देखते हैं इसके एग्जाम्पल के आधार पर आप लोग कैसे करोगे। दो तीन करके बता देती हूँ, बाकी 30-50 आप लोग खुद कर लेना, ठीक है? जैसे नाम लिखा हुआ हो सोडियम देखो ऐसे लिखा हुआ हो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये लिखा हुआ हो, ये लिखना है, इसका सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट में तो बताओ ये है क्या, तो Fe, इधर ये सोडियम लिख दिया, ठीक है? इसके बाहर है सोडियम, Fe लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, लिगेंड कौन सा है? साइनो, और साइनो का मतलब Cn माइनस, तो यहाँ पे लिख दो Cn माइनस, ठीक है? अब ये माइनस वाला आपको यहाँ पे शो नहीं करना है, इसको अपने माइंड में ध्यान रखना है ये वाली चीज़। बताओ हेक्सा लिखा हुआ तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसको मैं इस तरीके से बंद कर दूँ। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आप लोगों को, ठीक है? कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो x, लेट अस अज्यूम दैट Fe की कितनी है? x है, x मान लिया, ठीक है? इधर देखो, अब क्या करो, मैं लिखूँ 1 × 6, ठीक है? अब इधर देखो x - 6 आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई चार्ज आना चाहिए ना, ठीक है? देखो इधर यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि इसकी 2 आ जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं यहाँ पे 4 करूँ तो यहाँ पे 4 माइनस चल जाएगा ना, तो माइनस का 4, तो x = माइनस का 4, बताओ ये पलटा खाए तो प्लस का, तो बताओ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेकआउट करोगे और फिर ही आप इसे मेंशन करोगे। समझ में मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोगों के लिखा होता टेट्रा एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकंड, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो इधर इधर ना, तो इधर कुछ है ना उधर कुछ है, मतलब आईने की स्पीसीज नहीं है। इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, बताओ प्लेटिनम, इसकी संख्या कितनी है? NH3। देखो 2 लिगेंड है यहाँ पे, अब Cl है और NH3 है। बताओ ये न्यूट्रल लिगेंड, ये नेगेटिव लिगेंड, तो पहले क्या लिखूँगी? नेगेटिव लिगेंड, तो लिखूँ Cl। बताओ इसकी संख्या कितनी है? 2। उसके बाद में एमीन लिखूँ क्या? NH3। बताओ इसकी संख्या कितनी है? 4। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देखो मैं लिखूँ हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड,
ठीक है, ये लिख दिया। देखो अब सबसे पहले अब ये पता पड़ गया ये आयनिक की स्पीसीज है और ये कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँ मैं CO। अब बताओ NH3 है तो NH3 लिख दूँ। संख्या कितनी 6, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, ये Cl लिख दूँ। बताओ +3 कब आएगी, जब इसमें +3 चार्ज हो। तो यहाँ पे -3 चार्ज होना चाहिए ना, तो इसका सूत्र कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोगों के नाम दिया हुआ हो, लिखा हुआ हो डाई म्यू हाइड्रोक्सो, है ना। नाम कैसे लिखा हुआ हो, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, ब्रैकेट ओपन करा, सॉरी लिखा 20, फिर ब्रैकेट ओपन करा, लिखा डाई सॉरी टेट्रा एमीन कॉपर टेट्रा एमीन डाई कॉपर लिखो नाम तो इसका डाईम्यू हाइड्रोक्सो 20, कॉपर की सेकेंड है तो 2 बोल दूँ यहाँ पे। टेट्राएमीन देखो टेट्राएमीन टेट्रा क्लोरो फेरस सेकेंड, फिर ब्रैकेट बंद क्लोराइड, ठीक है। देखो नाम लिखोगे इसका, नहीं मैंने नाम लिखाया, अब इसका फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। देखो इधर बताओ क्या है, यहाँ पे फेरस है तो ये लिखा। अब ये तो पता पड़ गया ना, ये कॉम्प्लेक्स स्पीसीज ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे लिखो 2 लिख देती हूँ, ठीक है। देखो क्या है, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, तो ये 2 है संख्या में, पहले तो ये कर दिया, ठीक है। अब देखो टेट्रा एमीन, तो ये लिख दूँ, फिर लिखूँ Cl4 टेट्रा क्लोरो, फिर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। मुझे एक बार बताओ इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, ठीक है, +2 इसकी भी और इसकी भी। अब देखो यहाँ पे Cl लिखा जाएगा, तो कितना Cl लिखा जाएगा वो चेक करते हैं। देखो 2x - 2 - 4 = 2x - 6 = बताओ इसके 2 आए, है ना। तो बताओ यहाँ पे 2 +2 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आए, मैं इसको इधर भेजूँ 2x = 6। बताओ इसमें से -2 होना चाहिए, -2 होएगा ना। या इस नाम को मैं ऐसे लिख दूँ, इसको ऐसे लिख देती हूँ, नहीं तो मेरे को यहाँ पे लिखना, यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा। देखो आप लोगों की दिया होगा, ये तो मैं अपने मन से लिख रही हूँ ना, तो इतनी दिक्कत आ रही है। बाकी आप लोगों की ये खुद से दिया हुआ होएगा, है ना। तो x = देखो 6 / 2 = 3, इसकी भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, इसकी भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ये दिया हुआ होगा तो ऐसा होएगा, ठीक है। मैं तो बना रही थी ना, आप लोगों ने अपना बुक में दिया हुआ होगा अच्छी तरीके से, तो आप उसको देख के कर लीजिएगा, या आप लोगों से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना कि म्यू या सिस्ट्रांस अगर आ जाए या फिर कप्पा वाला कुछ आ जाए, तो आप लोगों को किस तरीके से सूत्र लिखना है उनका, वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। और इस चैप्टर में वैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पूछी जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें इतनी हेडेक वाली बात है नहीं। आप लोग मल्टीपल चॉइस अपनी रख सकते हो, किस तरीके से आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन चूज करना है और कौन सा क्वेश्चन चूज नहीं करना। देखो ये नॉमेनक्लेचर पूरी हो गई। अब तक मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखो VBT मैंने करवा दी है, नॉमेनक्लेचर मैंने करवा दिया है, टाइप ऑफ लिगेंड मैंने करवा दिया है, कोऑर्डिनेशन डबल सॉल्ट मैंने करवा दिया है, वर्नर थ्योरी मैंने करवा दी है, ठीक है। सिज्विक रूल EN रूल मैंने करवा दिया है, और चिलेट इफेक्ट मैंने करवा दिया है। इतनी सारी चीज़ें मैंने करवा दी है।
अब देखिए आगे चलने से पहले अब आप लोगों की एक टॉपिक बचा है आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म क्या होती है और सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वीबीटी के जो मैं आप लोगों को बता दूंगी यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ क्या होता है एग्ज़ाम में उनमें से पूछा जाता है। और पता है क्या होता है कई बार एग्जाम्पल्स 3.5 नंबर के आ जाते हैं, वो खुद 2 एग्जाम्पल देंगे 3.5 नंबर के, आप लोगों को वही करने पड़ते हैं। तो एक बार मैं अच्छी तरीके से और बता दूंगी उसको, जो भी है इसमें आप लोगों की बुक के जो एग्जाम्पल है अभी तक मैंने आप लोगों को अपने मन से बताया था वो वाली चीज़ें, ठीक है। और बुक में भी मोस्ट ऑफ 99% आप बिलीव रखो वही चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का जो है वो बुक का ही पढ़ाया है, ठीक है। देखो क्या है वीबीटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, सॉरी टू से, बट उस टाइम मेरे माइंड से स्लिप हो गया था वो चीज़, मैं अभी यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। देखो इधर देखो पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने दी थी वीबीटी, ठीक है। अब देखो पॉलिंग क्या कहता है, पॉलिंग ने क्या कहा कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है लिगेंड से अट्रैक्ट उसमें मेटल जो होता है लिविस एसिड की तरह व्यवहार करता है और जो लिगेंड होता है वो लिविस बेस की तरह व्यवहार करता है। तो ये क्या कहते हैं कि अगर कोई मेटल की साइड लिगेंड आता है, ठीक है, मेटल की साइड अगर कोई लिगेंड आए तो क्या करता है वो लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, है ना। अपन नॉर्मली ऐसे तो करते हैं, इस तरीके से लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इस पर एक टाइम के लिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर एक टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो जो अपन ने कंपाउंड पढ़े तो वो तो ऐसे भी पढ़े हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैं, 4 भी हैं, 5 भी है, 6 भी हैं, समझ रहे हो मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मेटल 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए तो उस पर 6 नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि ये जो मेटल है ये तो एक ऐसी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन देती है, इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है। अब कहने का मतलब क्या कि इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रह सकता है, कभी भी इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। अब वीबीटी पॉलिंग ने तो कह दिया कि क्या है कि इस पर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो बिल्कुल ये तो कॉमन है, बिल्कुल फैक्ट है कि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बताओ इस पर इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आए तो वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या होगा कम करने वाला होगा, क्योंकि मेटल तो कभी भी क्या करता है इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। इस पर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आता है, कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। तो इस बात को संतुष्ट करने के लिए आईपीएससी ने या फिर कोई और साइंटिस्ट थे उन्होंने पूछा कि ऐसा अगर हो तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। फिर भी पॉलिंग ने कहा नेगेटिव चार्ज आता है, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फिर पॉलिंग से पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है ये। तो पॉलिंग ने क्या करा, इसके लिए 2 कंसेप्ट दिए, अपने 2 नियम दिए या अपने 2 सिद्धांत दिए जो ये एक्सप्लेन करते हैं या जिनके द्वारा अपन ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इसका जो नेगेटिव चार्ज आता है वो किसी न किसी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है और ओवरऑल जो मेटल पे चार्ज बनता है बचता है या बनता है वो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज ही होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। और इस कारण क्या होता है मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होता है स्टेबल बना रहता है, वो लेस स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। देखिए इधर इसके लिए पॉलिंग ने देखो एक तो कंसेप्ट दिया विद्युत उदासीनता का सिद्धांत, है ना। पॉलिंग ने क्या करा इसके लिए, एक तो विद्युत उदासीनता का सिद्धांत, एक तो क्या दिया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंसेप्ट दिया, ठीक है। एक इसने दिया पाई बॉन्ड थ्योरी या बैक बॉन्डिंग, ठीक है। एक तो इसने क्या दिया पाई बॉन्डिंग थ्योरी दी और एक क्या दिया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंसेप्ट दिया, पाइबंद सिद्धांत दिया, ठीक है। ये वाली चीज़ है। देखो पहले इसको देखते हैं, ठीक है। सपोज करो कि जैसे अपन किसी कॉम्प्लेक्स की बात करें FeCN6 4- है ना, K4 लिख देती हूँ यहाँ पे, ये बनता है, समझ रहे हो मेरी बात है। अगर अपन इसको देखें तो इस पर चार्ज कैसा ओवरऑल कितना चार्ज है प्लस का 2 चार्ज है, या देखो मैं इस तरीके से लिख दूँ FeH26, ये देखो आप इससे समझो इस पर प्लस का 2 चार्ज, तो बताओ मेटल पर भी प्लस का 2 चार्ज हुआ क्या, ठीक है ना, मेटल पर भी प्लस का 2 चार्ज हुआ। अब इधर देखो इसको अगर मैं बनाऊं तो ये
बताओ इसको इस तरीके से बनाऊंगी क्या, और इस पे ये प्लस का 2 चार्ज, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, हर जो स्पीसीज है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, तो टोटल 12 हो गया। समझ में आ रही, टोटल चार्ज किस पर कितना हो गया, सॉरी इस बॉन्ड बनाएगा तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया। अब देखो माइनस का जो 6 चार्ज है, बताओ ये प्लस का 2 चार्ज से न्यूट्रलाइज हुआ और माइनस का 4 बच गया, मतलब ओवरऑल चार्ज अभी भी मेटल पर क्या बच रहा है, माइनस का 4 बच रहा है। तो पॉलिंग क्या कहता है, बिल्कुल ऐसा होता है, ये वाली चीज़ एकदम सही है। लेकिन जो इस पर मेटल पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये क्या होता है, जो सिस्टम ये जिस इसकी बात करूँ तो ये कैसी शेप है, एक ऑक्टाहेड्रा शेप है, और इस ऑक्टाहेड्रा शेप में क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज बच जाते हैं, जो माइनस का 6 नेगेटिव चार्ज है, ये क्या होता है, मेटल के ऑर्बिटल्स में डीलोकेलाइज रहता है। दूसरा, हर ऑक्सीजन पर डीलोकेलाइज रहेगा, और ऑक्सीजन के थ्रू ये हर हाइड्रोजन पर डीलोकेलाइज रहेगा, और इस कारण इस डीलोकेलाइजेशन से क्या होता है, ओवरऑल मेटल पर चार्ज प्लस ही बना रहता है, इस पर चार्ज माइनस नहीं आता है, और कॉम्प्लेक्स स्टेबल बना रहता है। तो इसका मेन रीज़न क्या हो गया, ड्यू टू देखो ओवरऑल मॉलिक्यूल, इस पे क्या होता है, पूरे संपूर्ण मॉलिक्यूल पर क्या होता है, मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज रहता है, और डीलोकेलाइजेशन के कारण क्या होता है कि ये स्टेबल बना रहता है, लेस स्टेबल नहीं होता है। ये क्या कहलाता है, पॉलिंग का विद्युत उदासीनता सिद्धांत कहलाता है, और ये हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ होता है, जो कि क्या करते हैं, लिगेंड के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। मेरी बात समझ में है आप लोगों को, ठीक है। ये था विद्युत उदासीनता सिद्धांत, कंप्लीट ये वाली चीज़, ठीक है। बाद में और जब वैज्ञानिकों ने इस पर खोज करी, एक्सपेरिमेंट किए, तो ये चीज़ एकदम सही थी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को मान्यता मिली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाई बॉन्डिंग थ्योरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पाई बॉन्ड थ्योरी, देखो पाई बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, जैसे जनरली क्या होता है कि जैसे कोई लिगेंड होता है ना, जैसे मैंने कहा लिगेंड, ठीक है। बताओ इस लिगेंड के अंदर अपन किसी भी लिगेंड को लिगेंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये मेटल को देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, यही चीज़ होती है ना। या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये देता है और क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। पहली बात, मुझे एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए इसके साथ है, ठीक है। अब इधर देखो, अगर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे तो लिगेंड के पास कमी हो जाएगी, ठीक है, किसी भी तरीके से। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोन पेयर तो अवेलेबल है लिगेंड के पास, उसके साथ साथ उसमें कोई वेकेंट साइट हो। वेकेंट साइट का मतलब क्या है, पहला पॉइंट, वेकेंट पी ऑर्बिटल हो सकता है, समझ में आ रही है, वेकेंट अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या हो सकता है, वेकेंट अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, वेकेंट अनहाइब्रिड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से ये कुछ भी हो सकते हैं। उनमें क्या करते हैं, ये लिगेंड मेटल से, इस कारण इसलिए लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की प्रवृत्ति शो करते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? इस कारण क्या होता है कि मेटल क्या होते हैं, एक बार तो देते हैं और देने के बाद क्या होते हैं, अपने वेकेंट ऑर्बिटल अगर उनके पास कुछ है और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या कर लेंगे, उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लेंगे, ठीक है।
अगर ले लेंगे तो उसके साथ ये वापस बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, देखो समझना इस चीज़ को। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई मेटल है ना, कोई भी एक मेटल है। अब मेटल क्या करता है, लिगेंड के साथ जुड़ता है और लिगेंड के साथ जुड़कर क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सुनना, जैसे मैंने लिखा, जैसे CO है ना, ये लिखी मेटल और ये लिखा CO। देखो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको दिया। समझे मेरी बात, पहली चीज़। अब मुझे एक बात बताओ, CO का जो एमओटी डायग्राम पढ़ते हो, आपस में पढ़ते हो ना, एंटी बॉन्डिंग वेकेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, सिग्मा 2pz स्क्वायर, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग वेकेंट होते हैं एकदम। तो ये उनका यूज़ कर सकता है। तो मेटल भी क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और उसके साथ बॉन्ड बनाता है। देखो ये जो पहले बनता है ये तो होता है सिग्मा बॉन्ड, और ये जो बाद में बनता है ये होता है पाई बॉन्ड। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, देखो अगर इसको डायग्रामली देखें तो इधर देखना, जैसे मैंने लिखा ये वाली चीज़, ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है ना। ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। इधर देखो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, BBT के अकॉर्डिंग, देखो पहले इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, ये क्या है, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ठीक है, ये क्या है, फिल्डेड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, है ना। जो डार्क उससे करे हैं मैंने मार्कर से, वो तो मेटल के फिल्डेड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, है ना। और जो खाली छोड़ा है वेकेंट है वो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ऐसे ही लिगेंड के पास भी हाइब्रिड और अनहाइब्रिड, फिल्डेड और वेकेंट क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें क्या करता है ये या तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा या उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा मेटल को, और मेटल के साथ जुड़कर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे इसकी बात करूं तो ये क्या है, फिल्डेड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। ठीक है, इधर देखो वेकेंट अनहाइब्रिड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड। ठीक है, अब देखो इसने दिया, इधर देखना, इधर बना रही हूँ, उधर मेरे पास जगह नहीं है ना, इसलिए देखो इधर ये M, ये देखो ये बॉन्डिंग हुई CO की।
और ये इस तरीके से, ठीक है। बताओ इस बॉन्ड को अपन क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बन चुका। अब देखो इसके पास से खाली ऑर्बिटल रही, इसके पास से भरे हुए, तो देखो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, इस तरीके से ये ट्रांसफ़र करा। तो देखो इधर ये कैसे बन जाएगा, इस तरीके से। इसको क्या कहेंगे अपन, ये क्या है अपना पाई बॉन्ड और ये भी क्या है अपना पाई बॉन्ड, ठीक है। देखो पहले सिग्मा बॉन्ड बना, फिर बना पाई बॉन्ड, और ऐसा ही तो होता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और उसके बाद में क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो लिगेंड के फील्डेड वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं और मेटल के फील्डेड ऑर्बिटल होते हैं, वो आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं और पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस बॉन्डिंग को अपन क्या कहते हैं, पाई बॉन्डिंग कंसेप्ट, या क्या कहते हैं, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। जिससे क्या होता है कि इस पर जो ओवरऑल चार्ज आया, मतलब इसने दिया तो ही तो इसके ये फील्डेड हुए, हो सकता है तब भरे, ये हो सकता है इसके पास पहले से फील्डेड डी ऑर्बिटल हो, तो ये क्या करता है, उनको लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर देता है, और ट्रांसफ़र करने के बाद ये क्या करता है, इनके साथ बॉन्डिंग बना लेता है, जिससे क्या होता है, ओवरऑल मेटल पर चार्ज कितना बचता है, नेगेटिव ही, सॉरी पॉजिटिव ही बचता है, नेगेटिव चार्ज नहीं बचता है। उसे वो या तो विद्युत उदासीनता सिद्धांत के अनुसार, या उसे क्या करता है, पाई बॉन्ड कंसेप्ट के आधार पर क्या कर लेता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कर लेता है। तो ओवरऑल जो चार्ज रहता है मेटल पर क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, जिससे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल बने रहते हैं। ये वीबीटी के वो थे एडवांटेज थे, या वीबीटी ने जो अपना प्रमाण दिया था ना, वो ये दो सिद्धांतों के आधार पर दिया था, जिससे अपन विद्युत उदासीनता सिद्धांत और पाईबंद सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए ये चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोगों के जैसे क्वेश्चन ये आता है कि वीबीटी को संक्षिप्त में समझाइए, है ना। आप लोगों की ये जो क्वेश्चन आता है जैसे वीबीटी को संक्षिप्त में समझाइए, तो आप लोग सारा कुछ बताओगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो चीज़ बताओगे, जो आज बताया वो भी बताओगे, इसकी लिमिटेशन भी बताओगे, और अगर टाइम बचे तो आप लोग इसके एग्जाम्पल भी बताओगे। और एग्जाम्पल तो बताने हैं, देखो एग्जाम्पल के बिना तो आप लोगों का कोई भी आंसर सही नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल तो मस्ट है, वो आप लोगों को लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन भी लिखना है, ऐसे नहीं कि आप लोगों के फॉर एफिशिएंसी इसके एग्जाम्पल है, पूरा उसे ड्रॉ करके बताना है कि वीबीटी क्या एक्सप्लेन करता है या क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो वो बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइसोमेरिज्म, आप लोगों के लास्ट टॉपिक है ये, है ना। इसके बाद में अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे वापस से, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखो, आइसोमेरिज्म क्या होती है, मुख्य रूप से पहले तो मैं ये बता देती हूँ इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले चीज़ देखना, जो अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या लिखते हैं, डेफिनेशन, ठीक है। क्या लिखते हैं आइसोमेरिज्म की, कि जो भी कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है वो क्या करता है, सेम देखो कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, अगर उसे डिफरेंट आइसोमर के रूप में, ठीक है, अगर उसे डिफरेंट आइसोमर के रूप में, आइसोमर